गुड मॉर्निंग बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है अनिल ढाका क्लासेज में। हमने आपके क्लास 10 ठीक है उसका लेसन नंबर 6 जो पूरा था वो कर लिया, पूरा जो है वो कर लिया है। अब हम आपके बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर नंबर 4 करेंगे। बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर नंबर जो 4 है वो करेंगे। कितना नंबर चैप्टर करेंगे? 4 नंबर चैप्टर की हम लोग बात जो है वो करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब तक आपको बहुत सारे चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। इससे पहले 10th ए और बी का सिलेबस भी पूरा हो चुका है। सी और डी का अभी चल रहा है। सी का जल्द ही पूरा जो है वो हो जाएगा। तो घर पे रेगुलर तैयारी करते रहें। बहुत ही कम बच्चे हैं जो वीडियो पूरा देखते हैं और उनका अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे हैं होमवर्क कर लिया है, वीडियो वो देखते नहीं हैं। तो ध्यान रखें, पूरा वीडियो देखें। आज हम चैप्टर नंबर 4 जिसका आपके क्या नाम है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह है। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। इंग्लिश में अगर बात करें इम्यूनिटी, ये शब्द तो आजकल आप बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे कोरोना काल में। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप्स की हम लोग इस अध्याय में, इस चैप्टर की बात, इस वीडियो में इस अध्याय की जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रतिरक्षा जानना जरूरी है, उसके बाद में रक्त समूह जानना जरूरी है कि प्रतिरक्षा क्या होती है और रक्त समूह क्या होते हैं। प्रतिरक्षा की बात करते हैं तो आप लोगों ने कभी सोचा होगा कि हमारा शरीर जो है वो कई बार रोग ग्रसित हो जाता है, लेकिन रोग ग्रसित होने के बाद ठीक भी हो जाता है। तो हमारे शरीर में क्या है, रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्या पाई जाती है, एक तंत्र पाया जाता है जिसे प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्या पाया जाता है, एक तंत्र पाया जाता है जिसे क्या बोला जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। या फिर हमारा शरीर जो है वो आसानी से रोगग्रस्त नहीं होता है। इसके लिए हमारे शरीर के अंदर इन रोगाणुओं से लड़ने के लिए क्या पाई जाती है, प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्रतिरोधक क्षमता जो है वो पाई जाती है। इस प्रतिरोधक क्षमता की वजह से हम आसानी से जो है रोगग्रसित नहीं होते हैं। अभी कोरोना आया हुआ है, वायरस जो है, उसके माध्यम से कोई बहुत सारे लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, बहुत सारे लोग इससे संक्रमित में, लेकिन उसमें आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं, ठीक है ना। तो जिनकी इम्यूनिटी, जिनका प्रतिरक्षा तंत्र या जिनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, वो लोग क्या है, इसको रोग को हराने में कामयाब हो रहे हैं। जो कैसे होगी, हम नशे पते से दूर रहें, हमारा शरीर है बिल्कुल स्वस्थ रहे, हमें व्यायाम वगैरह भी करने चाहिए, तो तब हमारे शरीर की इम्यूनिटी है वो तेज़ रहती है। हमें अच्छा भोजन करना चाहिए, फास्ट फूड से हमें दूर रहना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये जो प्रतिरोधक क्षमता होती है ये जन्मजात या उपार्जित हो सकती है। अर्थात जन्मजात हो सकती है, जन्म से ही हमारे शरीर में हो सकती है, या इसको हम जन्म के बाद जो है इसको ग्रहण कर सकते हैं। उपार्जित का मतलब जन्म के बाद उसे हम ग्रहण कर सकते हैं। तो रोगाणुओं के उन्मूलन हेतु शरीर में होने वाली क्रियाओं तथा संबंधित तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा तंत्र कहा जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम किसे कहेंगे कि रोगाणुओं से लड़ने के लिए जो हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं और उनका जो हम अध्ययन करते हैं उसको क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र कहा जाता है। और इस अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान। और इस विज्ञान को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा विज्ञान जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इस तंत्र में करोड़ों कोशिकाएं होती हैं, लसिकाएं होती हैं, प्रतिरक्षात्मक अंग भी होते हैं जैसे अस्थि मज्जा है, बोन मेरो, लसिका पर्व है, थाइमस, यकृत, रक्त तथा लसिका जो है वो इसके अंदर क्रियाशील होते हैं। शरीर में 2 प्रकार की प्रतिरक्षा विधियां कार्य करती हैं। हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा विधियां 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां काम करती हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की प्रतिरक्षी विधियां जो है वो काम करती हैं। बात करते हैं वो दोनों प्रकार की कौन सी प्रतिरक्षी विधियां हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं। तो पहली तो होती है स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है, एक तो होगी स्वाभाविक, 1 नंबर हम बात करेंगे स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि, और जो दूसरी रहेगी वो कौन सी है, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित प्रतिरक्षा
विधि, उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। तो इस प्रकार से हम दो की बात अभी करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की बात जो है वो करेंगे। स्वाभाविक प्रतिरक्षा विधि की हम सबसे पहले बात करते हैं। तो इसके अगर बात करें तो ये जन्मजात प्रतिरक्षा विधि होती है। कैसी होती है? जन्मजात प्रतिरक्षा विधि होती है, अर्थात ये हमारे शरीर के अंदर जन्म से ही उपस्थित होती है। कब से? जन्म से ही हमारे शरीर में उपस्थित होती है। इसे अनिर्दिष्ट या प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। या क्या कहा जाता है? प्राकृतिक प्रतिरक्षा भी इसको बोला जाता है। इसे सामान्य की संज्ञा इसलिए दी जाती है क्योंकि यह प्रतिरक्षा किसी विशेष रोगाणु से विशेष रूप से रक्षा प्रदान नहीं करती, वरना ये सभी प्रतिजनों के विरोध समान तरीके से कार्य करते हैं। अर्थात ऐसी प्रतिरक्षा विधि है जो सभी के लिए समान रूप से क्या करती है? कार्य करती है। अर्थात कहने का मतलब ये है विशिष्ट रूप से कार्य नहीं करती। जैसे मान लीजिए कोई ए रोग हुआ, इस ए रोग के लिए या ए रोगाणु के लिए विशिष्ट कार्य नहीं करती। ये सभी के लिए ABCD जितने भी जो रोगाणु हैं उनके लिए कार्य ये करती है, विशिष्ट रूप से कार्य जो है वो नहीं करती है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो स्वाभाविक प्रतिरक्षा के लिए जो निम्न कारक होते हैं वो सहायक होते हैं। निम्न कारक क्या होते हैं? सहायक होते हैं। देखिए कौन कौन से वो कारक हैं जो इसके लिए सहायक होते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं सहायक कारकों की। तो सबसे पहले तो है भौतिक अवरोधक। एक नंबर कौन सा है? भौतिक अवरोधक। भौतिक अवरोधक कौन सा है? भौतिक अवरोधक की बात करते हैं। तो भौतिक अवरोधक की जब बात करते हैं तो जैसे त्वचा है, नासिका छिद्र है तथा अन्य अंग जैसे पक्षमाप, कसाब, श्लेष्म उपकला आदि। कौन कौन हो गए? त्वचा हो गई भौतिक अवरोध के रूप में, नासिका छिद्र हो गए, नासिका छिद्र हो गए। इसके अलावा अगर हम बात करें पक्षमाप हो गए, ठीक है, कसाब हो गए, श्लेष्मा उपकला हो गई। ये सब क्या है? भौतिक अवरोध के रूप में कार्य करते हैं। ये इस प्रतिरक्षा विधि के जो है त्वचा जो है वो रोगाणुओं को शरीर में प्रवेश नहीं करने देती। नासिका छिद्र जो है, ठीक है, पक्षमाप, कसाब, श्लेष्म उपकला आदि से ये क्या है? प्रवेश नहीं कर पाते हैं। दूसरे हैं रासायनिक अवरोधक। कौन से हैं? रासायनिक अवरोधक। रासायनिक अवरोधकों की अगर हम लोग बात करें तो अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल कौन सा होता है? HCl। इसके अलावा अमाशय व योनि का अम्लीय वातावरण, ठीक है ना, स्टोमच एंड वेजाइना। वेजाइना का जो है कौन सा? अम्लीय वातावरण का कौन सा वातावरण? अम्लीय वातावरण। त्वचा पर पाए जाने वाले रासायनिक तत्व जैसे कि लार है, अश्रु है, पसीना है आदि भी क्या है? हमारे शरीर की सुरक्षा करते हैं। 3 नंबर जो है वो है कोशिका अवरोधक। देखो शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं भी होती हैं जो रोगाणुओं से लड़ने का कार्य करती हैं। जैसे अगर बात करें भक्षाणु क्रिया में सक्षम कोशिका जैसे मैक्रोफेज। कौन सी? मैक्रोफेज है। इसके अलावा मोनोसाइट है। कौन सी है? मोनोसाइट है। इसके अलावा न्यूट्रोफिल है। कौन से हैं? न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल आदि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? भक्षाणु क्रिया में सक्षम है या जो रोगाणु है उनका भक्षण करने में सक्षम होती हैं। ऐसे ही प्राकृतिक मारक कोशिका। कौन सी? प्राकृतिक मारक कोशिका। सॉल्ट में इसको बोला जाता है, याद रख लेना, NKC, अर्थात क्या हो गई? नेचुरल किलर सेल। ठीक है। 4 नंबर है इसमें भौतिक कारकों में जवर व सूजन, जवर व सूजन आदि। तो इस प्रकार से स्वाभाविक प्रतिरक्षा जो जन्मजात प्रतिरक्षा विधि है ये सामान्य विधि होती है जो विशिष्ट कार्य के लिए काम नहीं करती। इसमें विभिन्न रासायनिक कारक का जो भाग लेते हैं, रासायनिक अवरोधक, भौतिक अवरोधक, कोशिका अवरोधक, ठीक है, जवर व सूजन। इसके बाद में हम जो बात करने वाले हैं 2 नंबर उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। 2 नंबर कौन सी है? उपार्जित प्रतिरक्षा विधि। उपार्जित का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या करना? ग्रहण करना। अर्थात ऐसी प्रतिरक्षा जो हम जन्म के बाद ग्रहण करते हैं, जन्म के बाद क्या करते हैं? उसे ग्रहण करते हैं। इसे अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि भी कहा जाता है।
अनुकूली या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि, क्योंकि ये विशिष्ट के लिए कार्य करती है, आगे बात करेंगे। इस प्रकार की प्रतिरक्षा में एक पोषक किसी विशेष सूक्ष्म जीव अथवा बाह्य पदार्थ के प्रति अत्यंत विशिष्ट प्रघात करता है। इस प्रतिरक्षा में प्रतिरक्षों का निर्माण किया जाता है। भाई मान लीजिए कोई ए रोग हुआ शरीर के अंदर, जिसके लिए कोई A1 रोगाणु काम कर रहा है, तो इसके लिए एक विशिष्ट प्रतिरक्षी तैयार की जाती है, एंटीबॉडी क्या तैयार की जाती है, प्रतिरक्षी जो है वो तैयार की जाती है। अभी तक कोरोना वायरस की इस प्रकार की कोई प्रतिरक्षी जो है अभी तैयार नहीं हो पाई है, तो वो क्या है शरीर में प्रवेश करवाई जाती है, जो इसके प्रति क्या करती है, विशिष्ट कार्य करती है। ठीक है, ये प्रतिरक्षी जो है प्रतिजन के साथ विशिष्ट प्रकार की अभिक्रिया करते हैं। प्रतिजन क्या है, रोगाणुजन। प्रतिजन किसे बोला है, जो रोगाणु फैलाते हैं, उनके खिलाफ ये प्रतिरक्षी जो है विशिष्ट कार्य करती हैं। इन अभिक्रियाओं के कारण जो है एक कोशिका पाई जाती है, CMI, पर्सन भी आया है, CMI की फुल फॉर्म कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा। ठीक है, इंग्लिश में बात करें सेल मीडिएटेड और इम्यूनिटी, CMI की फुल फॉर्म ये होती है। ये सहक्रिय होती हैं जिसके कारण प्रतिजन का जो है वो उन्मूलन कर लिया जाता है। ये प्रतिजन है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। एक बार फिर से समझ लो, इन्हें विशिष्ट या अनुकूली प्रतिरक्षा क्यों कहा जाता है, क्योंकि मान लीजिए शरीर में ए रोग हुआ, तो इसके लिए हम शरीर के बाहर से क्या है, एक प्रतिरक्षी बनाई जाती हैं जो प्रवेश करवाई जाती हैं, जो इस ए रोग के या ए रोगाणु के प्रति क्या है, क्रिया करेगी। इसको प्रतिजन कहा जाता है। ए रोगाणु इनके बीच में क्रिया होगी, जिससे CMI कोशिका सहक्रिय हो जाएगी, जिससे इस प्रतिजन का क्या हो जाएगा, उन्मूलन। उन्मूलन का क्या मतलब होता है, नष्ट करना। क्या करना, नष्ट करना। उन्मूलन का क्या अर्थ होता है, नष्ट करना। तो उससे ये इसको नष्ट कर दी जाती है। यह जो प्रतिरक्षा होती है ये 2 प्रकार की होती है, विशिष्ट उपार्जित प्रतिरक्षा विधि या विशिष्ट प्रतिरक्षा विधि जो होती है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। 2 टाइप्स ऑफ एक्वायर्ड डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है ना, 2 प्रकार की ये विधि जो है वो होती है। एक तो होती है सहक्रिय प्रतिरक्षा, कौन सी, सहक्रिय प्रतिरक्षा, और दूसरी होती है इसके अपोजिट निष्क्रिय प्रतिरक्षा। कौन सी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा। 2 प्रकार की प्रतिरक्षा इसमें होती है, सहक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सहक्रिय की बात करते हैं तो ऐसी प्रतिरक्षा जिसमें प्रतिजन के विरोध स्वयं प्रतिरक्षों का निर्माण होता है। मान लीजिए सहक्रिय के अंदर कोई शरीर के अंदर रोग हो गया, इस रोग के प्रति शरीर में क्या बन गई, प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, स्वयं प्रतिरक्षी का निर्माण हो जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सहक्रिय प्रतिरक्षी। ये विशिष्ट प्रतिजन के लिए होती है जिसके विरुद्ध प्रतिरक्षी का निर्माण जो है वो किया जाता है। दूसरी है निष्क्रिय प्रतिरक्षा। इस प्रकार की प्रतिरक्षा शरीर में किसी विशेष प्रतिजन के लिए बाहर से अंदर भेजी जाती है, डॉक्टरों द्वारा निर्मित या वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित जो है वो अंदर भेजी जाती है। जैसे पोलियो का टीका है, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि के टीके जो हैं वो उस रोग के प्रति क्या है, प्रतिरक्षी का कार्य करते हैं। आगे वाली वीडियो में हम प्रतिजन व प्रतिरक्षी की बात करेंगे। आज ये चैप्टर शुरू किया है हमने, बहुत ही शानदार चैप्टर है। इससे आपके 1-1 नंबर के प्रश्न आएंगे, तो 1-1 नंबर के प्रश्नों को भी मैं आपको बताऊंगा कैसे प्रश्न इसके अंदर आते हैं।